एक विलेज पर योमा नामक मॉन्स्टर द्वारा अटैक किया जा रहा है, जो ह्यूमन फ्लेश और ब्लड पर पलता है और ह्यूमन फॉर्म में शेपशिफ्ट कर सकता है, जिससे कैजुअल्टीज की संख्या बढ़ती जा रही है। विलेज का लीडर क्लेरमोर नामक एक हाफ ह्यूमन हाइब्रिड वॉरियर के रूप में मदद के लिए कॉल करने का डिसीजन करता है। जब क्लेरमोर आता है तो वो पाता है कि एकमात्र पर्सन जो उससे नहीं डरता वो एक यंग बॉय है, जिसका नाम राकी है, जो उसके साथ पूरा डे बिताता है। वो घर लौटता है और पाता है कि उसका भाई जाकी ही वाई है, क्योंकि वह मारने वाला है। क्लेरमोर एंटर्स और वाई को किल करने में सक्सेसफुल हो जाता है। राकी क्लेरमोर का डेजर्ट तक पीछा करता है, लेकिन जब वो उठता है तो अनकॉन्शियस हो जाता है। उसे पता चलता है कि क्लेरमो ने उसे एक इन में छोड़ दिया था और वो जल्दी से उसे फाइंड करने के लिए चल जाता है। वह जंगल में एक और क्लेरमो से मिलता है, जो अनादर वाई है, जो उसे पकड़ लेता है। क्लेरमोर अपीयर्स और फिर से वाई को भेज देता है और राकी को बचाता है। वो अपनी जर्नी पर उसे फॉलो करने का डिसीजन करता है और पाता है कि उसका नाम CLA है। CLA अपीयर्स। राकी के साथ सिटी में योमा की एक स्मॉल संख्या को किल करने के बाद उस नाइट क्लेरमो वांडर्स और राकी से कहती है कि उसे टॉयलेट की जरूरत है और तुम्हें जंगल में उसका पीछा नहीं करना चाहिए। वो अपने हैंडलर रूबेल से मिलती है, जो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, जो CLA को कंट्रोल करने और मिशन देने का इंचार्ज है। वो उसे न्यू क्लोथ्स और एक ब्लैक कार्ड देती है। क्लेरमोर इसे खोलती है और अंदर के सिंबल को देखकर शॉक हो जाती है। वो राकी के पास वापस जाती है और उसे बताती है कि वे अगले डे कहीं जा रहे हैं। क्लेरमो मिशन पर जाते समय सिटी में एक इन में राकी को छोड़ देती है, लेकिन रूबेल राकी के सामने आता है। वो उसे बताता है कि क्लेरमर्स अपना ह्यूमन साइड खो सकते हैं और योमा में बदल सकते हैं, और एक बार ऐसा होने पर उन्हें किल करना होगा। राकी पैनिक्स और CLA का पीछा करता है। वो राकी को बताती है कि वे एक क्लेरमोर को किल करने के लिए वहां है, जो उसकी योकी लिमिट पार कर चुका है और ऑलमोस्ट जागने वाला है। CLA बताती है कि वे दोस्त थे और एक दूसरे को कंफर्ट देते थे जब वे योमा में बदल रहे थे। क्लेरमोर अपीयर्स और CLA के साथ एक इमोशनल कॉन्वर्सेशन करता है, जो क्लेरमोर का नाम एलिना क्लेर बताती है और फिर अपनी दोस्त को 2 पीसेज में काट देती है, क्योंकि एलिना माफी मांगती है और उसे मारने के लिए धन्यवाद देती है, इससे पहले कि वो बाद में जागे। एलिना की क्लेरमोर को एलिना की डेथ के बाद उसकी ग्रेव को मार्क करने के लिए ग्राउंड में डाल दिया जाता है। रूबेल CLA को उसके नेक्स्ट टास्क पर रबोना के पास भेजता है। हालांकि रबोना कोई भी अननेचुरल क्रीचर को क्लेरमोर सहित एंट्री की अनुमति नहीं देती, इसलिए CLA को अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखने के लिए योकी सप्रेसिंग पिल्स का यूज करना पड़ता है। दुर्भाग्य से ये उसे योमा को सेंस करने की एबिलिटी को लूज कर देता है और उसे डिफिकल्ट सर्च करनी होगी। वो और राकी होली सिटी में ब्रदर और सिस्टर के डिस्गाइज में एंटर करते हैं, कुछ आइटम्स बेचने की तलाश में। वे चर्च को हैंडओवर करते हैं और फादर विंसेंट से मिलते हैं, जिसने उस नाइट बाद में क्लेरमोर की मदद के लिए भेजा था। CLA फिर से उससे मिलती है और थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के बाद उसे पूछती है राकी का ख्याल रखना, अगर वो मर जाती है तो वो चली जाती है। लेकिन गल और सिद्ध 2 गार्ड्स द्वारा एम्बुश्ड होते हैं, जो उसे क्लेरमो होने का सस्पेक्ट करते हैं। अगले दिन सोल्जर्स राकी के रूम में CLA को देखते हैं और CLA पर क्लेरमो होने का आरोप लगाते हैं। वे देखते हैं कि CLA की आईज सिल्वर नहीं बल्कि ब्राउन है, लेकिन फिर भी उस पर डाउट करते हैं। लेकिन राकी उन्हें कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो जाता है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल गर्ल है। वो फिर से फादर विंसेंट से मिलती है और उसे बताती है कि उसे लगता है कि वाई एक बहुत हंग्री है और वो नाइट में फिर से उसका शिकार करेगी। जब रात होगी, CLA वाई की तलाश में निकल जाती है, लेकिन एक बार फिर गल और सिद्ध द्वारा अटैक किया जाता है। एक ब्रीफ स्कफल के बाद वे चर्च से एक स्क्रीम सुनते हैं। क्लेरमोर वहां जाती है, लेकिन वो वाई को फील नहीं कर पाती और उस पर हमला किया जाता है। गल और सिद्ध मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन CLA द्वारा बचाए जाने के लिए उन्हें फाइट के दौरान वाई के एक्सटेंडेबल नेल्स द्वारा घायल कर दिया जाता है। वह बैडली इंजर्ड CLA को गिरा देता है और अपना फोकस गल और सिद्ध की ओर मोड़ता है। सडनली बड़ी संख्या में सोल्जर्स चर्च में प्रवेश करते हैं और वह क्विकली भाग जाता है। गल और सिद्ध के विरोध के बावजूद CLA को उठाता है और कहता है कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए उसे बचाना होगा। राकी चर्च में आता है और गंभीर रूप से घायल CLA के पास भागता है, जिसकी केयर फादर विंसेंट कर रहे हैं। CLA बाद में जागती है और चर्च में सभी प्रीस्ट्स की जांच करके योमा की सर्च जारी रखती है, लेकिन वो उनमें से योमा को नहीं ढूंढ पाती। वो सोचती है कि ये कहाँ छिपा हो सकता है और फिर उसे पता चलता है कि ये चर्च की ग्रेव्स के बीच छिपा हुआ है। राकी चर्च की ग्रेव से गुजरता हुआ दिखाई देता है जब उस पर एक कॉफिन में से एक कॉर्प्स द्वारा अटैक किया जाता है। CLA आता है और वाई से फाइट में शामिल होने से पहले उसे बचाता है।
साथ ही गल और सिद क्लेरमोर वाई की एक आर्म काट देता है, लेकिन उसे जल्द ही रुकना पड़ता है क्योंकि वो अपनी लिमिट के करीब पहुंच रहा है। वाई सीएलए पर उसकी डिफेंसलेस स्टेट में अटैक करता है, लेकिन गल और सिद उसे बचा लेते हैं, जिससे उसे वाई के दूसरे आर्म को काटने का मौका मिलता है। फिर उसे आधा काट दिया। हालांकि क्लेरमोर अपनी लिमिट्स पार कर चुकी है और जागने लगती है। वो अपनी स्वॉर्ड से अपना सिर काटने की कोशिश करती है, लेकिन राकी उसे पकड़ लेता है और क्लेयर की मदद से जागृति प्रक्रिया को रोकने की इच्छा व्यक्त करता है। बाद में क्लेयर और राकी अपने अगले काम के लिए शहर छोड़ देते हैं। पुराने दिनों में एक लॉन्ग हेड क्लेमोर एक विलेज में योमा को मारता हुआ दिखाई देता है और ओज नामक एक ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य से मिलने से पहले निकल जाता है। वो उसे अपना अगला टास्क देता है। दावा है कि वे नंबर 1 थे। टेरेसा दूसरे विलेज में प्रवेश करती है और सभी योमा को मारना शुरू कर देती है, जब तक कि केवल एक ही नहीं बचता। अंतिम योमा एंडम लोग एक छोटी लड़की द्वारा छिप जाते हैं, लेकिन टेरेसा आसानी से उसे भी मार देती है। अगले दिन टेरेसा विलेज छोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन छोटी लड़की उसे रोक देती है। टेरेसा लड़की से कहती है कि वो उसकी सेवियर नहीं है और जंगल में जाने से पहले उसे कई बार किक मारती है। लड़की टेरेसा के पीछे जंगल में प्रवेश करती है और उसका पीछा करना जारी रखती है। टेरेसा प्रशंसा करती है, लड़की को उसके साथ रहने के लिए कहती है, लेकिन कहती है कि उसे पीछा किया जाना पसंद नहीं है। हालांकि दोनों पर अचानक रॉबर्स द्वारा हमला किया जाता है। जब एक लड़की को छूता है, टेरेसा गलती से उसका हाथ काट देती है, ये सोचकर कि वो एक योमा था। जब उसे एहसास होता है कि वे उसके साथ मस्ती करना चाहते हैं, वो अपना बॉडी दिखाती है और उनसे पूछती है कि क्या कोई लेने वाला है, जो उन्हें देखकर घृणा करता है। पुरुष जल्दी से चले जाते हैं। लड़की टेरेसा का पीछा करना जारी रखती है, बावजूद इसके कि वो उसे खोने की पूरी कोशिश करती है। जब लड़की घायल हो जाती है, टेरेसा अगले विलेज तक पहुंचने तक उसकी देखभाल करने का फैसला करती है। वो उसे नहलाती है और इस बीच अपना कुछ खाना देती है। लेकिन जब टेरेसा लड़की को सोते हुए देखती है, तो उसे एहसास होता है कि अगली सुबह छोटी लड़की कितनी स्ट्रांग है। टेरेसा को बस चिल्लाकर लड़की को बुलाने में मुश्किल होती है, इसलिए वो तय करती है कि अगर वो अंततः उसका नाम सीएलए रखना चाहती है, तो उसे लड़की का नाम रखना चाहिए। टेरेसा सीएलए को सूचित करती है कि वो उसे अगले विलेज में छोड़ देगी और सीएलए रोने लगती है, लेकिन टेरेसा अपने फैसले पर अड़ी रहती है। टेरेसा टहलने जाती है जब सीएलए उस रात सो जाती है, लेकिन वो उस रॉबर से टकराती है जिसका हाथ उसने पहले काट दिया था। वो फिर से उसके साथ कुछ फन करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेयर उसके सिर पर एक ब्रांच से वार करता है। वो क्लेयर को जमीन पर गिरा देता है और उसे पीटना शुरू कर देता है, लेकिन टेरेसा अपनी छोटी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसे पीछे हटने की चेतावनी देती है। वो उसे याद दिलाती है कि उसे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ह्यूमंस को मारने से मना किया गया है, लेकिन वह उसे बताती है कि ये उसके ऊपर है कि वो रूल्स का पालन करना चाहती है या नहीं, और रिस्ट्रिक्शन डर कर भाग जाता है। उसके बाद सीएलए टेरेसा को गले लगाती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिससे टेरेसा रोने लगती है और उसे अगले शहर में वापस भेज देती है। टेरेसा सीएलए के लिए एक नया अटायर खरीदती है और फिर वहां रहने वाले योमा को मार देती है। उसने किसी से सीएलए की देखभाल करने के लिए कहा और सीएलए के विरोध के बावजूद एनवेन उसकी देखभाल करने के लिए वॉलंटरली आगे आती है। टेरेसा गांव छोड़ देती है, लेकिन रॉबर्स को शहर की ओर बढ़ते हुए देखती है, ये महसूस करते हुए कि योमा रॉबर्स को शहर से दूर रख रहा था। वो क्लेयर को खोजने के लिए वापस जाती है। टेरेसा शहर पहुंचती है, लेकिन उसे खंडहर में पाती है और एक हाथ वाला रॉबर्ट सीएलए को पकड़े हुए है। वो टेरेसा को ताना मारता है और कहता है कि वो लड़की को बेहोश करने से पहले सीएलए की अच्छी तरह से देखभाल करेगा। टेरेसा गुस्से में आ जाती है और अकेले ही सभी रॉबर्स को मार देती है। टेरेसा बाद में 5 क्लेमोर से घिर जाती है और क्लेमोर सीएलए को ले जाता है। टेरेसा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन वो आसानी से उन 5 को हरा देती है, लेकिन उन्हें जीवित छोड़ देती है। सीएलए उसके पास दौड़ती है और ओर्स से पूछता है कि क्या हो रहा है। टेरेसा घोषणा करती है कि उसे अपने अस्तित्व का अर्थ मिल गया है। वो सीएलए की खातिर जीवित रहेगी और उसे चेतावनी देता है कि उसे पछतावा होगा, लेकिन वो फिर भी चली जाती है और आदेश देता है क्लेमोर नंबर 2 से 5 को टेरेसा को मारने के लिए भेजा जाए। 2 क्लेमोर दिखाई देते हैं, एक विलेज जो बड़ी संख्या में योमा से लड़ रहा है, जिसका नाम सोफिया एनएल है। वे इस बात पर बहस करते हैं कि सबसे ज्यादा योमा को किसने मारा है। वे इस बात पर भी बहस करते हैं कि कौन तीसरे नंबर पर है, दूसरा क्लेमोर। आयरन प्रकट होता है और उनकी बहस को रोकता है। सोफिया और एनएल पूछते हैं कि उन्हें एक साथ क्यों लाया गया है, ये जानते हुए कि उनमें से कोई भी योमा से निपट सकता था। और आयरीन उन्हें बताती है कि नंबर 2 से 5 को टेरेसा को मारने का आदेश दिया गया है। वो कहती है कि उसे नंबर 2 से नंबर 3 पर पदावनत कर दिया गया है
और एक नया क्लेमोर नंबर 2 है। तभी प्रिसिला देर से आने के लिए माफी मांगते हुए आती है और फिर उसे नए नंबर 2 के रूप में पेश किया जाता है। टेरेसा और क्लेयर एक योमा को मारने के बाद एक इन में रह रहे हैं। उसी विलेज में क्लेयर टेरेसा की गोद में सो जाती है, लेकिन टुकड़ा लंबे समय तक नहीं रहता है क्योंकि टेरेसा को 3 क्लैमोस विलेज में प्रवेश करते हुए महसूस होते हैं। आयरन टेरेसा के कमरे को ढूंढती है और सीढ़ी पर हमला करना शुरू कर देती है। एक छोटी सी बातचीत सोफिया नीचे WS मंजिल से हमला करता है, फिर नल खिड़की से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन टेरेसा प्लेयर को पकड़ लेती है और बाहर छलांग लगाती है और बाहर सड़क पर वो प्रिल्ला द्वारा हमला किया जाता है और मुश्किल से बचाव कर पाती है। हैरान है कि उसने कभी प्रिल्ला के योकी को महसूस नहीं किया। वे लड़ते हैं, लेकिन टेरेसा ऊपरी हाथ हासिल करना शुरू कर देती है। आयरीन, सोफिया और एनएल टेरेसा को घेर लेते हैं। उन्हें विश्वास है कि वे जीत सकते हैं अगर ये 4 पर 1 है। ब्राजील टेरेसा से एक पर एक लड़ाई नहीं करने के लिए माफी मांगता है और उसे योकी छोड़ देता है। टोरेसा 4 क्लेमों से लड़ती है और आसानी से आयरीन को अक्षम करती है, इससे पहले कि वो अन्य 3 को हरा दे। आयरीन निराश हो जाती है कि जब वे अपने योकी का उपयोग कर रहे थे, टेरेसा ने कम से कम उसके किसी भी व्यक्ति को नहीं मारा। टेरेसा प्रिसिला के पीछे कदम बढ़ाती है और उसका सिर काटने के लिए अपनी तलवार उठाती है। प्रिसिला रोने लगती है और किसी से उसे बचाने के लिए भीख मांगती है। फिर टेरेसा अपनी तलवार दिखाती है और कहती है कि सीएलए ने उसे नरम बना दिया। टेरेसा क्लेयर को ले जाती है और दोनों गांव छोड़ देते हैं। आयरन प्रिल्ला की मदद करने जाती है, लेकिन बाद में अपनी सारी योकी छोड़ देती है और टेरेसा के पीछे गुस्से में जाती है। आयरीन घबरा जाती है और सोफिया और एनएल को आदेश देती है कि जब उसका सामना हो तो वे उसका पीछा करें। टेरेसा प्रिल्ला को जाने की चेतावनी देती है, लेकिन क्रोधित योद्धा उसे अनदेखा कर देता है और हमला कर देता है। प्रिल्ला अब टोरेसा से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, जिसके कारण टेरेसा को अपनी योकी का 10% छोड़ना पड़ता है। अन्य मुक्त क्लेमोर समय पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि प्रिल्ला टेरेसा से अभिभूत है। आयरीन को तब एहसास होता है कि टेरेसा की शक्ति किसी भी व्यक्ति की सोच से कहीं अधिक है। तब प्रिल्ला को एहसास होता है कि वो अपनी सीमा से आगे निकल गई है और टेरेसा से बीइंग ह्यूमन में वापस लौटने में मदद करने की भीख मांगती है। टेरेसा कहती है कि अब वो केवल उसे मार सकती है और प्रिसिला सहमत हो जाती है। टेरेसा प्रिसिला का सिर काटने जाती है, लेकिन छोटा योद्धा टेरेसा के हाथ काटने में सक्षम होता है और फिर जल्दी से उसका सिर काट देता है। ब्राजील पूरी तरह से जाग जाता है और फिर उसे मार देता है। सोफिया और एनएल उसे रोकने की कोशिश करते हैं, फिर वो आयरीन की बाह काट देती है और उसके सीने पर गहरा घाव कर देती है और रोते हुए उड़ जाती है। सीएलए आगे बढ़ती है और टेरेसा के सिर को गले लगाती है। वर्तमान में 3 नए क्लेमोर मिरिया, क्वीनी और एक अनाम क्लेमोर शहर में पहुंचे, केवल ये पता लगाने के लिए कि सीएलए ने पहले से ही अन्य 4 का ख्याल रखा है, जिन्हें मारने के लिए उन्हें भेजा गया था। हालांकि वो सफल रही। सीएलए के आदेश थे कि वाई के बीच लालची खाने वालों की संभावना के कारण बैकअप का इंतजार किया जाए, इसलिए उसे डांटा जाता है और संगठन को उसकी स्वतंत्र कार्रवाई के लिए रिपोर्ट किया जाता है। क्लेयर के हैंडलर ने लालची खाने वालों की असली प्रकृति को सीएलए के सामने प्रकट किया और उसने ये भी समझाया कि उसने पहले कैथेड्रल में जो लड़ाई की थी वो एक सामान्य योमा था। बस थोड़ा मजबूत लालची खाने वाला शब्द संगठन द्वारा जागृत प्राणियों को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि प्रिल्ला। फिर वो सीएलए से कहता है कि वह प्रिल्ला का पीछा करना छोड़ दे क्योंकि वो जागृत प्राणियों में सबसे मजबूत है। लेकिन चूंकि सीएलए अपनी सीमाओं का परीक्षण करने के लिए बहुत उत्सुक है, इसलिए वो उसे डैम और जागृत प्राणियों का शिकार करने के लिए नियुक्त टीम में रखता है। सीएलए टीम का अंतिम सदस्य है जो उनकी ताकत का आकलन करने के लिए आता है। वे सभी अपनी रैंक और अनुभव बताते हैं। संख्या 6 मिरिया जागृत प्राणियों के साथ 6 पिछली मुठभेड़े, संख्या 15 देनवा जागृत प्राणियों के साथ 2 पिछली मुठभेड़े, संख्या 22 एलन नहीं पिछली मुठभेड़े, संख्या 6 सीएलए नहीं पिछली मुठभेड़े। क्लेयर की रैंक सुनकर अन्य लोग चौंक जाते हैं और हेलेन भी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। जब राकी सीएलए के लिए खड़ा होता है, हेलेन उसे समझाती है कि क्लेमोर पूरे महाद्वीप में बिखरे हुए हैं, प्रत्येक क्षेत्र में एक विभाजित है और रैंक के अनुसार अलग अलग है। उनके महाद्वीप पर 47 क्षेत्र हैं। दूसरे शब्दों में सीएलए सबसे कमजोर क्लेमोर है। जागृत प्राणियों के शिकार के लिए कट ऑफ रैंक आमतौर पर 30 के दशक में है, जबकि टीम के बाकी सदस्य हैं। हेलेन की आपत्तियों के बावजूद जब वे सीएलए की रैंक सुनते हैं तो काफी आश्चर्यचकित होते हैं। हालांकि मिया इसे स्वीकार करती है क्योंकि ये संगठन द्वारा लिया गया निर्णय है। एक दिन चलने के बाद टीम शिविर स्थापित करती है।
मिया सीएलए से उसकी ताकत का आकलन करने के लिए उससे लड़ने के लिए कहती है। मिरिया बताती है कि जब उसने सीएलए को देखा तो उसे लगा जैसे वह एक विशाल शक्ति की उपस्थिति में खड़ी थी। मैच अन्यथा सुझाव देता है। हालांकि सीएलए पूरी तरह से अभिभूत है और थकान से बेहोश हो जाती है। अगली शाम टीम शहर के करीब पहुंचती है क्योंकि उनके पास एक आदमी आता है जो दावा करता है कि उन्हें साइट पर ले जाने के लिए भेजा गया है। हालांकि मिरिया को उसके योकी का आभास होता है और वो हमला करती है क्योंकि उनके सामने वाला आदमी जागृत प्राणी है जिसकी देखभाल करने के लिए उन्हें भेजा गया था। लेकिन उनकी जानकारी उनके सामने बहुत दूर थी। एक जागृत पुरुष प्राणी खड़ा है जिसे उनके पास अपनी वर्तमान टीम की ताकत को देखते हुए हराने की बहुत कम संभावना है। गार्डिया नामक एक क्लेमोर को एक काले रंग के आदमी द्वारा बुलाया जाता है। हेरिता जो उसे सीधे तौर पर अपनी इंद्रियों के बारे में बताती है। पर्वत श्रृंखला वहां से बियॉन्ड उसे लगता है कि 4 क्लेरमोज में से योकी एक अवेकन पुरुष प्राणी का सामना कर रहा है। जागृत प्राणी डेनिम की स्लीव्स फाड़कर उसे रेवाइन में फेंककर फाइट शुरू करता है। हेलेन और क्लेयर एक में जागृत प्राणी से लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन क्लेयर क्रैशेस करती है चट्टान से। हेलेन फिर अपनी योकी को छोड़ देती है और प्राणी की कुछ आर्म्स काट देती है। हालांकि जागृत प्राणी जल्दी से अपनी लिम्स फिर से जोड़ लेता है और फिर से अटैक्स करता है। हेलेन बच जाती है जब डिनव रेवाइन से फिर से निकलता है और जागृत प्राणी पर अटैक्स करता है। सीएलए मलबे से उठता है और हेलेन उसे रिट्रीट करने के लिए कहती है क्योंकि वह अपने जीवन को महत्व देती है और दावा करती है कि सीएलए का इस फाइट से कोई लेना देना नहीं है। हेलेन उत्सुक हो जाती है कि कैसे एक जागृत पुरुष प्राणी है जब सभी कॉन्टेंडर्स महिलाएं हैं, क्योंकि वे लड़ते हैं। मिरिया अपने साथियों को समझाती है कि अतीत में संगठन ने पुरुष हाइब्रिड्स भी बनाए थे और हालांकि वे महान वॉरियर्स थे, लेकिन उन्होंने अपने योकी को छोड़ने में संकोच नहीं किया जिसने उन्हें बनाया, जिससे वे अधिक आसानी से जागृत हो जाते थे। मिया दूसरों को बताती है कि यही कारण है कि अब केवल महिला क्लेरमोर्स बनाई जाती है। हालांकि जागृत व्यक्ति उसे बीच में रोक देता है और उसे बताता है कि उसे कुछ जानकारी की कमी है और हेलेन की पीठ पर वार करने से पहले डिनव और सीएलए को तेजी से चाकू मारता है। इस बीच तीनों को हराता है राकी। सीएलए के बारे में सोचते हुए पहाड़ों की ओर देखता है और इनकार उससे उसके बारे में पूछता है। वो जवाब देता है कि वो कुछ बिजनेस के लिए पहाड़ों पर गई है और इनकार चिंता व्यक्त करते हुए कहता है कि पहले कई क्लेरमोस पहाड़ों पर गए थे लेकिन कभी वापस नहीं आए। मिरिया डिनव के शरीर को पकड़ती है और जागृत व्यक्ति से दूर भागती है। वो उसे स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हेलेन और सीएलए के शवों को वापस लाने के लिए तेजी से भागती है। उसे पता चलता है कि वो फाइट में शामिल होने के लिए अपनी योकी का 30% छोड़ देती है, लेकिन वो उसे चोट पहुंचाने में सफल हो जाती है। वो अंततः उसे नीचे गिरा देता है और मिंग और उसे प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। हेलेन उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठ पाती। अचानक सीएलए उठती है और हेलेन को बताती है कि फाइट खत्म नहीं हुई है, क्योंकि वो जागृत व्यक्ति के पास पहुंचती है। वो उस पर स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, लेकिन चूक जाता है। वो फिर से उस पर स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से विफल हो जाता है। मिरिया देखती है कि क्लेयर उसके योकी के प्रवाह को महसूस कर सकती है और वास्तव में उसके अटैक्स को डॉज कर रही है, उन्हें प्रेडिक्ट करके। फिर क्लेयर हमला करती है और उसके अंगों को काटती है और उसकी पीठ पर गिरती है। वो उसकी गर्दन पर अंतिम वार करने का प्रयास करती है, लेकिन उसकी गर्दन के कवच से विफल हो जाती है। वो उसे नीचे गिराता है, लेकिन मिंग खड़े होने के लिए पर्याप्त रूप से ठीक हो गया है। सीएलए उसे चेतावनी देती है कि हमला नीचे से आ रहा है और दोनों क्लेरमोस मिरिया की सुपर स्पीड और सीएलए की योकी को भांपने की क्षमता के साथ एक सीक्रेट अटैक से बचते हैं। उनकी क्षमताएं मेल खाती हैं और वे जागृत व्यक्ति पर हमला करते हैं और उसे खत्म कर देते हैं, क्योंकि चारों क्लेरमोस अपनी चोटों से ठीक हो जाते हैं। मिरिया का सुझाव है कि संगठन ने जानबूझकर उन्हें एक सुइसाइड मिशन पर भेजा है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वे सभी रिबल्स हैं जो आंशिक रूप से जागृत हो सकते हैं। डी ने मौके पर ही इस सिद्धांत को साबित कर दिया कि उसने अपने घावों को ठीक करने के लिए जानबूझकर अपनी सीमाओं को पार कर लिया, ये दावा करते हुए कि वो इस प्रक्रिया से नहीं जागी और उसके घाव पूरी तरह से ठीक हो गए। मिरिया ने समूह को शांत रहने और रिबल के रूप में अपनी स्थिति को खत्म करने की सलाह दी। फिर उसने समूह को टॉप 5 क्लेरमोर्स अलिशा, बेथ, गार्डिया, एलिया और रफला से बचने की चेतावनी दी। उसने समूह को सलाह दी कि वे किसी भी कीमत पर उनसे लड़ने से बचें, क्योंकि उनमें से किसी एक के खिलाफ लड़ाई केवल आपदा की ओर ले जाएगी। सीएलए को एक अन्य टीम के साथ एक अन्य जागृत प्राणी से लड़ने के लिए भेजा जाता है। हालांकि सीएलए के आश्चर्य के लिए टीम में केवल वह और क्लेरमो शामिल है, जो उसके लिए अज्ञात है।
अचानक क्लेरमो ने सीएलए को पीछे से पकड़ लिया और उसे बताया कि उसे एक परिचित गंध आ रही है। उसने सीएलए को अपने खून का स्वाद चखने के लिए चाकू मारा, जो उसे एक जागृत प्राणी के खून की याद दिलाता है। इसके तुरंत बाद राकी आता है और अपनी स्वॉर्ड से क्लेरमोर पर हमला करता है और उसे पीछे रहने के लिए कहता है। सीएलए यही वो क्षण है जब सीएलए को पता चलता है कि योद्धा संगठन का नंबर 4 है एलिया। एलिया फिर सीएलए के पैर काट देती है और एक खेल शुरू करती है। सीएलए को उसके पैर फिर से जोड़ने होते हैं, जबकि एलिया और राकी एक दूसरे से लड़ते हैं। एलिया राकी के स्तर पर शुरू होगी, लेकिन हर मिनट वह अपनी गति और ताकत बढ़ाएगी। अगर सीएलए जल्दी नहीं करती तो राकी मारा जाएगा। राकी और एलिया लड़ाई में शामिल होते हैं, जबकि सीएलए उसके अंगों को फिर से जोड़ने की पूरी कोशिश करती है। राकी बुरी तरह से कट जाता है, लेकिन वापस लड़ना जारी रखता है और एलिया का दावा है कि वह राकी और क्लेयर से प्रभावित है और जागृत प्राणी को जीतने के लिए उनका दृढ़ संकल्प है। वो एक युवा लड़की के रूप में मास्क पहनकर घटनास्थल पर आती है और फिर वो अपने जागृत रूप में बदल जाती है और शहर को नष्ट कर देती है। क्लेयर राकी को बचाने में कामयाब हो जाती है, हालांकि एलिया भी हमले से बच जाती है। उसे पता चलता है कि सीएलए के पैर पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं और वो उसे देने की पेशकश करती है राकी की सुरक्षा के लिए, जब तक वो काम पूरा नहीं कर लेती। पूरी तरह से ठीक हो गई और उसे पुनर्जनन पूरा करने के दौरान रैकी की रक्षा करने की ऑफर की सीएलए ने उस पर विश्वास किया और खुद को हील करने की कोशिश की, लेकिन तभी देखा कि एलिया ने रैकी को अवेकन क्रीचर की बाहों में फेंक दिया, जो उसकी रीच से बहुत दूर था। क्लेयर ने एंगर में योकी को छोड़ दिया और खुद को एलिया की पकड़ से फ्री करने में कामयाब रही। वो अवेकन क्रीचर की ओर बढ़ी और रैकी को सक्सेसफुली बचा लिया। हालांकि ऐसा करने में वह अपनी हफ अवेकन स्थिति एलिया को बताती है, जो अब एक्चुअली उसका शिकार करना चाहती है। सीएलए फिर रैकी को उसे पकड़ने के लिए कहती है और वे फ्ली हो जाते हैं। एलिया उनके पीछे जाना चाहती है, लेकिन अवेकन क्रीचर द्वारा क्विकली बाधा उत्पन्न की जाती है, जो पहले एलिया से छुटकारा पाना चाहता है, और वे एक फाइट में शामिल हो जाते हैं। इस बीच क्लेयर जितना पॉसिबल हो सके भागने की कोशिश करती है, ये जानते हुए कि फाइट में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जंगल में रुक जाती है क्लेयर। रैकी को उसे छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि एलिया केवल उसके पीछे जाएगी। राइकी ये कहते हुए मना कर देता है कि वो वही रहना चाहता है उसके पास, लेकिन सीएलए उसे किस करती है और प्रॉमिस करती है कि वे फिर मिलेंगे। टीयर्स से लथपथ राइकी सीएलए के वर्ड्स को दिल से लगा लेता है और जंगल में भाग जाता है। सीएलए को एलिया से भागते हुए देखा जाता है, हालांकि बाद में वो उसे पकड़ लेती है। एलिया उस पर अटैक करती है और उसे ईजिली घायल कर देती है। हालांकि सीएलए उसकी हरकतों का गैस कर सकती है, लेकिन वो सीएलए को अपनी वेवी स्वॉर्ड दिखाती है, जो स्वॉर्ड के ब्लेड को फास्ट गति से हिलाकर की जाती है, जिससे ब्लेड ऐसा दिखाई देता है जैसे वो स्नेक की तरह वेव हो। संघर्ष में सीएलए अपना राइट हैंड खो देती है और एक रॉक से गिर जाती है, लेकिन उसने ऐसा जानबूझकर किया था ताकि वो अपनी डेथ का फेक कर सके और एलिया को ये सोचने दे कि उसने फाइनल ब्लो किया है। दुर्भाग्य से एलिया डेस्परेशन में आखिरी मोमेंट में सीएलए की ट्रिक को समझ जाती है। सीएलए एलिया पर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन एक भी वार नहीं करती। अंत में उसका बचा हुआ लेफ्ट हैंड भी कट जाता है और वो खुद का डिफेंस नहीं कर पाती क्योंकि एलिया अटैक करने वाली होती है। फाइनल ब्लो के बाद एक स्ट्रेंजर प्रकट होता है और कहता है कि उसे एक फेमिलियर की प्रेजेंस का आभास हुआ है। एलिया रैंडम वांडर से परेशान है और लापरवाही से अटैक करती है, ये जाने बिना कि वो स्ट्रेंजर कोई और नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मर नंबर 3 है। कुछ ही सेकंड्स में आयरीन पर स्वॉर्ड से वार करती है। एलिया आयरीन के फास्ट स्वॉर्ड के अटैक से जल्दी ही ओवरवेल्म्ड और इनकैपेसिटेटेड हो जाती है। जब सीएलए जागती है तो वो खुद को एक हट में बेड पर लेटी हुई पाती है और उसका लेफ्ट हैंड फिर से जुड़ा हुआ होता है। आयरीन प्रकट होती है और उसे बताती है कि उसने बेहोश होने से ठीक पहले अपना हैंड फिर से जोड़ा था। आयरीन फिर उसे फूद देती है और उसे ठीक होने के लिए कहती है, लेकिन ये भी बताती है कि एलिया अभी मरी नहीं है। क्लेयर और आयरन टारसा के बारे में बात करती है और सीएलए उसे बताती है कि वह रात में ऑर्गेनाइजेशन में क्यों शामिल हुई। एलिया को जमीन पर रेंगते हुए देखा जाता है, अभी भी आयरीन द्वारा सेवियरली घायल और अपने भाई से उसे बचाने के लिए रोती हुई। वो अपने योकी और एंगर को छोड़ना शुरू कर देती है और अपने घावों से बचने के लिए आखिरकार आगे बढ़ती है। अगले दिन अवेकनिंग के समय आयरीन ने क्विकस्वॉर्ड टेक्निक का उपयोग करके सीएलए को ट्रेन किया। हालांकि आयरीन को एहसास हुआ कि क्लेयर कभी भी क्विकस्वॉर्ड में मास्टरी नहीं हासिल कर पाएगी और उसने अपना हाथ काटकर सीएलए को दे दिया। सीएलए ने संकोच किया, लेकिन पार्टिंग गिफ्ट स्वीकार कर लिया, ये जानते हुए कि उसे सीएलए के जाने के तुरंत बाद
इसकी पावर की आवश्यकता है। आयरीन के घर से बाद में रफला का सामना कहीं और होता है, जिसमें आयरीन के राइट हैंड को क्विकस्वॉर्ड टेक्निक में जोड़ा जाता है। क्लिटर ने लड़ाई के दौरान अवेकन हुई एलिया से लड़ाई की। एलिया को आखिरकार एहसास हुआ कि वह लेक के रिफ्लेक्शन में खुद की इमेज देखने के बाद अवेकन हुई है। वो शौक से लकवाग्रस्त हो जाती है और क्ले को खुद को फ्री करने और कुछ नुकसान पहुंचाने की अनुमति देती है। दुर्भाग्य से उसका आयरीन के हाथ पर पूरा कंट्रोल नहीं है और वो अवेकन क्रीचर को खत्म नहीं कर सकती। फिर एलिया एक नया गेम पेश करती है। क्लेयर को उसके शरीर को काटना होता है और हाथ पर कंट्रोल खोए बिना एंड तक पहुंचना होता है। अवेकनिंग के समय गेम शुरू होता है और सीएलए अपना रास्ता काटती है। एलिया का अवेकन बॉडी एलिया टिप्पणी करती है कि वो सीएलए जैसे लोगों से नफरत करती है जो प्रतीक्षा करते हैं और अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं, ये जानते हुए भी कि वे कोई चांस नहीं देंगे। अपनी इरिटेशन के लिए वो क्लेयर को छेदती है, जिसे आधे रास्ते में रुकना पड़ता है। उस पर चिल्लाती है और उसे उन लोगों की याद दिलाती है जिन्हें वह पीछे छोड़ देगी, क्योंकि वो पार्शली एलिया ह्यूमैनिटी के अवशेषों से एनकरेजमेंट के लिए धन्यवाद देती है। सीएलए उसके पूरे शरीर को काटने में कामयाब हो जाती है। फिर एलिया सीएलए को उसे मारने देती है। एलिया के अवेकन होने और मृत्यु के बाद 3 महीने तक सीएलए से कांटेक्ट करने में असमर्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसे ट्रैक करने के लिए गड़िया को भेजने का फैसला किया। इस बीच क्लेयर राइकी को ढूंढती है और अपने योकी के साथ एक लोकल टाउन में दबा हुआ है। वो अगले दिन अवेकन होने वाले व्यक्ति की तलाश में क्लेमोर के एक दल से लगभग टकरा जाती है। सीएलए राइकी की तलाश जारी रखती है। भाई बहनों की जोड़ी से मिलती है। लड़की उसे एक लड़के रैकी के बारे में बताती है जो उसे ढूंढ रहा था। जल्द ही एक गंभीर रूप से घायल क्लेमोर शहर में लंगड़ाता हुआ आता है और क्लेयर को बताता है कि ग्रुप को पकड़ लिया गया है। वो उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ती है। इस समय उन्हें टॉर्चर दी जा रही है। जागृत सीएलए एक केव में पहुंचती है जिसमें 2 जागृत प्राणी रहते हैं, जिनमें से एक पश्चिम की राइफल के रूप में जाना जाता है और उसका प्रेमी और रक्षक 2 के साथ उसका कॉन्फ्रंटेशन होता है। सीएलए को गड़िया द्वारा बचाया जाता है, जबकि वो फिर से डॉट से लड़ने की कोशिश करती है। सीएलए अपनी लिमिट को पार कर जाती है और लगभग जाग जाती है, लेकिन आखिरी सेकंड में गालिया की योकी सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक द्वारा उसे वापस खींच लिया जाता है। फिर उन्हें नॉर्थ वेस्ट और साउथ के 3 एबिसल लोगों के बीच एक सीक्रेट वेपन्स रेस का पता चलता है और राइफल के इंटेंशंस उनके अनअवॉइडेबल क्लैश से पहले अधिक से अधिक जागृत सोल्जर्स को अपने पक्ष में शामिल करने के लिए जुटाना है। क्योंकि गड़िया टाइम खरीदती है, क्लेयर का अटेंशन भटकाकर डॉट को पकड़ती है और दौड़ती है जीन को बचाने वाले अकेले क्लिंग अपनी स्पेशल ड्रिल स्वॉर्ड टेक्निक के साथ। डू के हैवी आर्मोर को भेदने में सक्षम थे। जब क्लेयर जीन को ढूंढती है तो नंबर एन का बॉडी पहले से ही पूरी तरह से जागृत हो चुका होता है, लेकिन मिरेकल रूप से उसका माइंड अभी भी ह्यूमन है। जीन सीएलए से विनती करती है कि वो उसे तब तक मार दे जब तक वो अभी भी ह्यूमन है, ताकि वह एक ह्यूमन के रूप में मर सके। हालांकि सीएलए वही तरीका आजमाती है जो गड़िया ने जी को वापस लाने के लिए उसके साथ किया था। सौभाग्य से वह सक्सेसफुल हो जाती है और जी को ठीक होने के लिए थोड़ा टाइम देने के बाद जीन का बॉडी वापस अपने ह्यूमन रूप में बदल जाता है। 2 क्लेमोर गड़िया से जुड़ जाते हैं और डू के साथ लड़ाई तब जारी रहती है जब चीजें अपने वर्स्ट समय पर लगती है। क्लेयर आखिरकार सीखती है कि कैसे क्विक स्वॉर्ड को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए और ये जी को डू के आर्मोर को भेदने के लिए अपनी ड्रिल स्वॉर्ड का उपयोग करने की अनुमति देता है, जहां वे ऑलमोस्ट डू को मार देते हैं। राइफल हस्तक्षेप करती है कि अच्छे या बुरे के लिए वो उसका आदमी है और वो क्लेयर के कट जाने के बाद उन्हें उसे मारने नहीं दे सकती। एबिसल अपनी स्वॉर्ड राइफल के साथ नॉर्थ के एबिसल का नाम और उसका स्थान बताती है। उसके बाद वो गायब हो जाती है और गड़िया सीएलए और जीन को गड़िया के पीछे छोड़ देती है। फिर सीएलए से ऑर्गेनाइजेशन में वापस आने के लिए कहती है, लेकिन बाद में मना कर देती है और जीन अंत में उसकी रक्षा करने के लिए खड़ी होती है। वालिया सीएलए और जीन को छोड़ने का फैसला करती है और गड़िया के जाने के बाद क्लेयर भी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ती है। जीन के पीछे जो जंगल में बचाए जाने के बाद उसका ऋणी है। डेबरी और रफेला सीएलए का सामना करते हैं और जीन और रूबल क्लेयर को नॉर्दर्न लैंड पर जाने का मिशन देते हैं 23 अन्य क्लैमोस के साथ विभिन्न जागृत किरणों का शिकार करने के लिए जो वहां एकत्र हुए थे। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि राइकी वहां गया है और सीएलए को और भी अधिक प्रोत्साहन देते हुए निश्चित रूप से गान जोर देते हैं और वहां पहुंचने पर उन्हें भी साथ भेजा जाता है। क्लेयर मेरिया हेलन और डेनव के साथ फिर से मिलती है। 24 एकत्रित क्लैमोस को 5 टीम्स में विभाजित किया जाता है। फ्लोरा एंडी द्वारा वरोनिका, जीन और मेरिया बाद में उस रात सीएलए बाकी शिकार दल के साथ पास की एक केव में मिलती है और चर्चा करती है कि उनकी पिछली मुलाकात के बाद से क्या हुआ है। हालांकि
जीन दिखाई देती है और शुरू में हेलेन द्वारा उसका स्वागत नहीं किया जाता है, लेकिन उसे ग्रुप में शामिल होने की अनुमति दी जाती है क्योंकि वो आधी जागृत स्थिति में है, जो कि रहस्य था जिसे मिया डेनव हेलेन और क्लेयर छिपा रहे हैं। क्लेयर फिर मिरिया डेनव और हेलेन को राइफल के साथ अपनी मुठभेड़ के बारे में बताती है, लेकिन फिर नॉर्दर्न मिशन की सक्सेस की संभावनाओं के बारे में पूछा जाता है। मिरिया जवाब देती है कि सक्सेस की संभावना 0 है क्योंकि नॉर्दर्न आईवाई में से एक एबिसल एकत्रित जागृत प्राणियों के पीछे लीडर है। पूरा मिशन केवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए टाइम खरीदने के लिए एक डाइवर्जन है ताकि वो खुद का बचाव करने के लिए एक और मूर्खतापूर्ण योजना के साथ आ सके। दुर्भाग्य से जब सभी क्लेम युद्ध 3 जागृत स्काउट्स को गिरफ्तार करते हैं तो सिटी पर हमला करते हैं। वे वॉरियर्स के पहुंचने से पहले कई नागरिकों को मारने में कामयाब रहे। खुद को फिर से ऑर्गेनाइज करें। जीन की टीम ने आंखों पर पट्टी बांधे जागृत प्राणी पर हमला किया, जबकि फ्लोरा की टीम को हुड वाले जागृत प्राणी के पीछे भेजा गया जो तेजी से हमला कर रहा था। फ्लोरा ने हुड वाले जागृत प्राणी को अपने वाइंड कटर से मारने की कोशिश की, लेकिन उसने योकी सिंक्रोनाइजेशन का उपयोग करके उसके हमले को बदल दिया और फिर कार्ला सीएलए पर कंट्रोल कर लिया। हालांकि उसने अपनी तेज स्वॉर्ड को हटा दिया और प्राणी को अपना ह्यूमन भेष बदलने के लिए मजबूर किया। हालांकि जीन के लिए चीजें इतनी अच्छी नहीं चल रही है, जिनकी टीम पहले से ही सर्कमस्टेंसेस के कारण नीचे है। वेरोनिका की टीम जी की सहायता करती हुई दिखाई देती है, जबकि एंडी की टीम फ्लोरा के पास जाती है, जो एंडी और फ्लोरा की बची हुई है। टीम्स कछुए जैसे जागृत प्राणी पर हमला करती है, लेकिन एंडी जल्द ही अकेले हमला करने की कोशिश करती है। पहले तो प्राणी योकी सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक उसकी महान शक्ति के कारण उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन वो जल्द ही उसे कंट्रोल खोने का कारण बनता है, जिससे उसकी आभा बढ़ जाती है। सीएलए और फिर मुश्किल से उसे बचाने और जारी रखने के लिए आदमी को मैनेज किया है अटैक, लेकिन वे उसकी जगह में टेक्निक में फंस गए हैं। ओल्डो काउंटर ये 2 जानबूझकर अपने योकी को मुक्त करते हैं और अपनी सीमाओं को पार करते हैं। इस बीच जीन और वेरोनिका की टीमें अभी भी दूसरे जागृत प्राणी हेलेन से लड़ रही है। वेरोनिका और सिंथिया उसे कमजोर करने की कोशिश करती है ताकि जीन को अपनी ड्रिल तलवार तैयार करने के लिए समय मिल सके, लेकिन वे अंततः घायल हो जाती है। हालांकि जीन तैयार है और जब हेलेन अपने विस्तारित हाथों से जागृत प्राणी की हरकतों को रोकती है तो नंबर 9 अपनी तकनीक से उसके अंगों को नष्ट कर देती है। फिर सिंथिया और वेरोनिका उसे खत्म कर देती है क्योंकि वे जानबूझकर अपनी सीमाओं को पार कर रही है। सीएलए और डेनव जागृत नहीं होते हैं, उनके सामने जागृत प्राणी को चौंका देते हैं। फिर वे डेनव के साथ अपने हमले को फिर से शुरू करते हैं और अंततः राक्षस की गर्दन को काट देते हैं, लेकिन वह उसे खत्म करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। इमॉर्टल प्रकट होता है और अपनी ताकत से सहायता करता है और दोनों मरने से पहले जागृत प्राणी का सिर काट देते हैं। प्राणी 2 कमजोर योद्धाओं को नियंत्रित करता है और उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है, लेकिन सीएलए और फ्लोरा उसे हमेशा के लिए तलवार और हवा काटने की तकनीक से हरा देते हैं। 5 टीमें 3 जागृत प्राणियों को हरा देती हैं। उनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, लेकिन कोई हताहत नहीं होता है। दूसरे क्षेत्र में राकी को एक शहर के खंडहरों में भटकते हुए दिखाया गया है, जो पहले से ही योमा द्वारा नष्ट कर दिया गया था। वहां उसकी मुलाकात एक युवा लड़की से होती है, जिसे बाद में प्रिल्ला के रूप में प्रकट किया जाता है। प्रिल्ला अचानक उससे प्यार करने लगती है और पिल के देखभाल करता राकी को उनके साथ जाने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो सीएलए की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहता है और उसे तलवारबाजी सिखाने के लिए राजी करता है। इस बीच प्रिल्ला राकी के लिए एक मासूम और शांतिपूर्ण पसंद व्यक्त करना जारी रखती है, जबकि दोनों के साथ राकी क्लेमो के बारे में अधिक जानती है और शहर डेन में पेटा में योद्धाओं की उपस्थिति का पता लगाती है। अपने कप्तान के सामने युद्ध के लिए अपने लापरवाह दृष्टिकोण के बारे में बताती है। बाद में गुस्से में अपनी टीम को छोड़ देती है। दोनों अंततः क्लेमोर बनने के लिए अपनी प्रेरणाओं का खुलासा करके सुलह कर लेते हैं। इस बीच फ्लोरा क्लेयर के कैप्टन ने सीएलए पर भरोसा नहीं किया क्योंकि उसने उसे उधार लिया था और उसे चुनौती दी कि उसका वाइंड कटर क्विक स्वॉर्ड से कैसे मुकाबला करेगा। हालांकि इससे पहले कि दोनों लड़ सके, जीन ने हस्तक्षेप किया। सीएलए ने खुलासा किया कि ईसा ने उसे हाथ उधार दिया था जब सीएलए ने युद्ध में अपना दाहिना हाथ खो दिया था। उसने ये भी खुलासा किया कि वो जागृत प्रिल्ला के पीछे है और इन खुलासों से फ्लोरा का समर्थन प्राप्त होता है और ट्रस्ट। इस बीच अपने लेफ्टिनेंट रियार्डो से पास की झील में मिलता है और उसे पेटा को नष्ट करने के लिए अपने जागृत अनुयायियों की पूरी ताकत लाने का आदेश देता है और प्रिल्ला पेटा की ओर बढ़ जाती है, जबकि दावेदार खुद को तैयार करते हैं।
पर्वतारोही जागृत प्राणियों के हमले के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते हैं और किसी भी अधिक हताहतों को रोकने के लिए मालवाहक में प्रवेश करने के लिए मजबूर करते हैं। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए वो वरोनिका और अंडाइन को आसानी से भेज देता है। इस बीच राकी को एक गुफा में प्रिल्ला मिलती है, जो एक आदमी की आंतें खा रही है। राकी चिल्लाता है प्रिल्ला को रोकने के लिए। जीन को उसके पेट में छुरा घूम पा जाता है। अंडाइन की मौत के तुरंत बाद सीएलए ने हमला किया। रियार्डो और क्रोध ने फ्लोरा को बिना सुरक्षा के छोड़ दिया। फ्लोरा को उसके माथे से आधा काट दिया जाता है। उसका अगला है मिरिया, जो बची हुई कैप्टन है और क्लेमोर युद्धों में सबसे मजबूत है। हेलेन, सीएलए और डिनव ने रियार्डो को मिरिया को खत्म करने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। वे आसानी से पराजित हो गए। लड़ाई जारी रही और डिनव ने एम को रियार्डो द्वारा प्राप्त किया। वापस जंगल में राकी ने छोड़ने का फैसला किया। प्रिसिला और आइवे ने यह सुनने के बाद की क्लेर पिएटा में है। मिरिया रियार्डो के खिलाफ संघर्ष करती है और अंत में भी वो उसकी गति और चपलता से आगे निकल जाती है। वास्तव में उसने अपने गोस्ट का अति प्रयोग किया उसके साथ बने रहने के लिए, क्योंकि वह मारे जाने वाली है। सीएलए बिना उसे एहसास किए रियार्डो का हाथ काटने में कामयाब हो जाती है। रियार्डो इस संभावना से उत्साहित है, एक योग्य प्रतिद्वंद्वी, क्योंकि इयन ने उसे पीटा। लड़ाई को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया और इसका आनंद लिया। राकी आता है और गवाह बनता है। आंशिक रूप से जागृत सीएलए जीन की कथित मौत का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सीएलए खतरनाक मात्रा में ऊर्जा जारी करता है और अंततः रियार्डो को टुकड़ों में काट देता है। क्योंकि जीन चेतना वापस पा लेती है और अपनी सामान्य स्थिति में लौटने में असमर्थ हो जाती है, क्लेर हेलेन से उसका सिर काटने का अनुरोध करती है ताकि वो इस बीच जाग न सके। प्रिसिला क्लेर की ऊर्जा को पहचानती है और उसे टेरेसा मानती है, क्योंकि उसकी यादें वापस आती है। क्लेर प्रिल्ला की उपस्थिति का पता लगाती है, इसलिए वो प्रिल्ला की ओर बढ़ती है। स्थिति से चिंतित होकर वो अपनी सेना को किनारे पर रहने का आदेश देता है, क्योंकि वो स्थिति का अवलोकन करता है। इस स्थिति के जवाब में संगठन गड़िया को भेजता है। संगठन की आंखें उत्तर में संघर्ष की जांच करने के लिए सीएलए और प्रिल्ला के बीच लड़ाई वॉल्केनो के भीतर स्थल, जबकि मैं युद्ध को देखती है। प्रिसिला, जो ये नहीं समझती कि वह एक जागृत प्राणी है, सीएलए को आसानी से पीछे हटा देती है, जिसे वह टेरेसा मानती है। इस बीच जीन और राकी युद्ध के मैदान की ओर यात्रा करते हैं, क्योंकि सीएलए प्रिसिला द्वारा मारे जाने वाली है। मिया, हेलेन और डैन उसे बचाने के लिए वे एक कैट सीट तक पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन प्रिसिला ने अपनी शक्ति पूरी तरह से छोड़ दी, क्योंकि वह उस समय पूरी तरह से जागृत नहीं हुई थी। उसने 3 क्लेमोर को आसानी से हरा दिया। टेरेसा क्लेर का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्प पूरी तरह से अपनी ऊर्जा को पराजित करने के प्रयास में छोड़ देता है। सीएलए लगभग पूरी तरह से जागृत हो जाती है और लड़ाई जारी रखती है, बावजूद इसके कि प्रिल्ला अभी भी लड़ाई पर हावी है। जब क्लेर पर्याप्त मानसिक शक्ति जुटाती है और अपने संघर्ष के पूरे उद्देश्य को खुद से दोहराती है, तो वो स्पष्ट रूप से सहज हो जाती है। टेरेसा के जागने के फ्लैशबैक, सीएलए उस पर कई विनाशकारी हमले करती है। प्रिल्ला अपने मानव रूप में वापस आ जाती है और जब राकी हस्तक्षेप करता है तो वो मरने ही वाली होती है, लेकिन सीएलए खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ होती है और उस पर भी हमला करती है। जीन इसके बजाय झटका लेती है और हालांकि घातक रूप से घायल हो जाती है, वो सीएलए को उसके मानव रूप में वापस लाने में सफल हो जाती है, ताकि सीएलए ने उसके लिए जो किया था उसका बदला चुका सके। इससे क्लेर अपने साथी की मौत के दुख से तड़प उठती है। प्रिसिला को फिर से वापस लाया जाता है। अंतिम दृश्यों में मिरिया, हेलेन, डिनव और क्लेर ने संगठन छोड़ने और अलग अलग यात्रा पर जाने की अपनी इच्छा की घोषणा की। हेलेन डिनव के साथ यात्रा कर रही है और राकी सीएलए के साथ। बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे एक टिप्पणी अवश्य करें, लाइक बटन दबाएं और अधिक के लिए सदस्यता लें।